ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सभी को फटाफट जय हिंद बोल देते हैं, फिर गुड आफ्टरनून। फटाफट एक बार मैं जल्दी से नाम पढ़ लेता हूं सभी का। शिवम कुमार, मुकेश कुमार, अनिकेत, माही, विष्णु, पवन, मोनू कुमार, सूरज मानी, ओके, और देख लेते हैं स्टार सचिन, ओके, गोविंद, नीलेश राय। सभी से बस ये गुजारिश है अपने नाम सही से लिखें। रजनीश, ओके, चलिए और देख लेते हैं। विनायक, वही सब नाम चल रहे हैं। ओके, डेनिम सोल्जर, देखो अभी नाम कैसे रखे हुए हैं समझ में नहीं आता है। चलो, दीपक बोरा, विकास कुमार, चलिए, टेक्निकल नीतीश, ओके, प्रदीप चौबे, मुकेश कुमार, राजकुमार। चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप सभी को बार बार पे करना पड़ेगा। हाँ, अब चलिए देखो बात कर लेते हैं आज की क्लास से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको अब डेली टेस्ट देने हैं तो पर टेस्ट आई थिंक आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये जो चार्जेस है, ये अब जो प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं, अब इसको हम हाफ ऑफ कर रहे हैं। कुछ जो है वो हमारी तरफ से जाएगा और कुछ आपको भी करना पड़ेगा। देखिए हर चीज पे कुछ कॉस्टिंग होती है, तो उसी की वजह से ये कॉस्ट रखी गई है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बंसी, प्रकाश, कांस्टेबल राम, ओके, सभी को जय हिंद। सर मेरा नाम कैसा है? बहुत अच्छा नाम है, विनायक, ठीक है। तो अगर आपको वीकली टेस्ट लेना है तो उसकी कॉस्ट रहेगी 100 रुपीज, और अगर डेली टेस्ट लेना है तो वो रहेगी आपकी 50 रुपीज। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप शौर्य भारत के जो नंबर है, जो टोल फ्री नंबर है, जहां पर आप लेके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी आपकी इंक्वायरी है, तो प्लीज आप उस नंबर पे कॉल करें और जो भी आपकी डाउट्स हैं आप उसको क्लैरिफाई जरूर करें, ठीक है। नंबर्स मैं एक बार आपको यहाँ पर एक बार आपको मैं भेज देता हूं। तो जो भी आपको टेस्ट से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट्स हैं कि कैसे करना है, पे क्या है, सब चीजें इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो ये नंबर मैं यहाँ पर पोस्ट करवा देता हूँ। तो ये नंबर है हमारे यहाँ के, तो इन नंबर्स पे आप कॉल करना। अच्छा वो कॉमा हट गया वहां से, देखो नंबर्स में। एक बार मैं फिर कॉपी कर देता हूँ, रुको एक सेकेंड ना, वो कॉपी पेस्ट कर दो ना, ठीक है। एक नंबर और मैं वापस एक बार ये नंबर भेज देता हूँ, आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। कॉमा लगा दें, ठीक है। कोई नहीं सुनता है, नहीं सुनेगा, नहीं सुनता तो बताओ मुझे। एक बार आप ट्राई करो जरूर इस नंबर पे, और जो भी आपकी डाउट्स है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन से रिलेटेड हमने कुछ चीजें पढ़ी थी और हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दर्पण का खेल। तो मैंने जाते जाते कल आपको क्लास में ये बताया था कि दर्पण क्या होते हैं, यानी कि मिरर्स क्या होते हैं। तो फटाफट एक बार शॉर्ट में वापस देख लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। विशाल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। लल्लू यादव जय हिंद, ओके। गणेश सिंह, चलिए सभी को अगम, ओके, जय हिंद, ठीक है, ओके। चलो अब आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, और वो चीज ये थी कि जो दर्पण होते हैं यानी कि मिरर होते हैं वो क्या होते हैं। तो मिरर एक तरीके का कांच का टुकड़ा होता है, एक ग्लास का पीस होता है, जिसके अंदर एक सतह को परावर्तक तथा दूसरे सतह को हम पॉलिशदार करते हैं। यानी कि एक सरफेस को हम वो बनाते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, जहां से लाइट जो है वो परावर्तित होगी, और एक सतह को हम पॉलिशदार करते हैं जहां से लाइट का परावर्तन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये कांच का एक टुकड़ा है, इसके इस वाली जगह पर, इस वाले हिस्से पर आपको मैं बोलता हूं कि ये डैश डैश का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि परावर्तन यहां से नहीं होगा, परावर्तन यहां से होगा, ठीक है। तो परावर्तन जो होता है यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा पॉलिशदार से ना होके परावर्तक सतह से होता है। और पॉलिशदार जो सतह है बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां से आपका जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा अपन प्लेन बनाते हैं, और पॉलिश सरफेस में हम डैश डैश रखते हैं जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पहला कौन सा होता है। तो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में यानी कि हमारा दर्पण एकदम सीधा होता है, कोई उसमें वक्र नहीं होता है। और हमारा गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसमें हल्का सा वक्र होता है, हल्का सा कर्व होता है, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। तो ये हमारा आज का नया टॉपिक है, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए बात करते हैं कि प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन एंड अदर साइड इज पॉलिश्ड। अब वही सेम चीज है, बट फर्क यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है। पहली चीज तो यहां पर यह है कि प्लेन मिरर के अंदर
आप देख सकते हो कि एक तो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक आपकी मिरर्ड सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपको ध्यान देना है। तो ये जो सतह होती है जहां पर आपका कोई भी वक्र नहीं होता, कोई भी कर्व नहीं होता, तो उस तरीके के मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। और प्लेन मिरर की काफी ज्यादा खासियत है, इसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा। पर ध्यान ये रखना कि प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण हम हमारी डेली लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में काफी इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा प्लेन मिरर होता है, इसी के अंदर हम अपनी शक्ल भी देखते हैं, हम अपनी इमेज भी देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि प्लेन मिरर का मतलब होता है वो मिरर जिसका आप कह सकते हो साइज बोल दो, या फिर जिसको आप बोल दो कि बिल्कुल सीधा होता है, एकदम वो समतल होता है, ठीक है। अब यहां से इससे रिलेटेड कुछ बातें हमें करनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले होता है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं वस्तु। अब आगे जाके हम वस्तु को किस तरीके से डायग्राम में दर्शाते हैं, तो वस्तु को हम एरो से ही दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? एरो से। ये बोतल ले जाना, ठीक है। तो हम किसी भी वस्तु को कैसे दर्शाएंगे? एरो से। दूसरी चीज होती है कि जो वस्तु के बाद जो दर्पण के परावर्तन से बनती है उसको हम बोलते हैं इमेज। इमेज यानी कि हमारा प्रतिबिंब। तो जब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, जब हम इमेज की बात करते हैं, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जो होता है, इसको भी हम एरो से ही बनाएंगे। तो पहली चीज आपको क्या समझ में आए कि किसी भी तरीके की वस्तु हो, किसी भी तरीके का आपका उसका प्रतिबिंब हो, दोनों हो को हमें डायग्राम में कैसे दर्शाना है? दोनों को हमें एरो से दर्शाना है। दोनों को हमें किससे दर्शाना है? एरो से दर्शाना है, ठीक है। ओके, यहां पर आपको एक बात समझनी है कि जब भी हम बात करते हैं कि वस्तु और इमेज को कैसे दर्शाएंगे, तो आप एरो से दर्शाएंगे। अब देखो, एरो जो है वो ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। इमेज भी आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। इसका मतलब क्या है? तो जब आप एरो को सीधा बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी जो इमेज है, हमारी जो वस्तु है, या फिर हमारा जो प्रतिबिंब है, या जो हमारी ऑब्जेक्ट है, या जो इमेज है, वो हमेशा सीधी है। सीधी का मतलब उसको आपने सीधा रखा हुआ है। तो जब वो सीधा रहता है तो हमें को एरो को ऊपर की तरफ बनाना है, और जब एरो को मैं नीचे कर देता हूं तो इसका मतलब होता है कि वस्तु जो है वो उल्टी बनी है, वस्तु जो है वो उल्टी है, यानी कि उससे इमेज बनने वाली भी उल्टी है। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर सिर्फ ये है, तो एरो की ही मदद से हम चीजों को समझते हैं। तो एरो से आप बस ये समझ लेना कि वस्तु को और प्रतिबिंब को, दोनों को हम एरो से ही दर्शाते हैं। सीधा एरो का मतलब है वस्तु सीधी खड़ी है, उल्टे एरो का मतलब होता है वस्तु उल्टी है। अब इनका एक साइंटिफिक नाम होता है। जब हम बात करते हैं कि जो वस्तु जब सीधी होती है तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। इंग्लिश में बोला जाता है इरेक्ट, हिंदी में तो बहुत सिंपल है, सीधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीधा। और जब हमारी वस्तु या प्रतिबिंब उल्टा बनते हैं, इमेज या फिर ऑब्जेक्ट उल्टे होते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। हिंदी में बोलते हैं उल्टा। तो उल्टा जो होता है हमारा, इसका मतलब वही सिंपल है कि वस्तु जो है वो, इमेज जो है वो हमारी उल्टी बनी है। तो इसका यहाँ पर यह मतलब हो रहा है कि आपको ये टर्म सारी याद रखनी है। इरेक्ट हो गया, इन्वर्टेड हो गया, तो बार बार हम इस बारे में बात ना करेंगे। हम बस सीधा ये देखेंगे कि वस्तु का मतलब, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है कि किसी भी समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में इमेज यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए समझते हैं। समझ लो, ये एक सतह है, इस सतह पर मैंने एक समतल दर्पण रखा है। समतल दर्पण जिसकी खासियत क्या है? जो सीधा होता है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एक इमेज, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, यानी कि हमने एक यहाँ पर वस्तु रखी। अब वस्तु की जो इमेज है, वस्तु की जो छवि है या प्रतिबिंब है, वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। अब वास्तविक में वो दर्पण के पीछे कोई जगह है नहीं, पर वो आभासी है। अब देखो, आपको भी पता है कि अगर ये मेरी इमेज है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो ये मिरर के पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है। और पीछे बनने का मतलब है कि यहाँ वैसा कुछ है भी नहीं। आप घर के अंदर जब कांच में देखते हो, आपको क्या लगता है कि आपके कांच के पीछे आप खड़े हो, इसका मतलब तो यही दिखता है आपको। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में अगर देखें तो आपके उस दीवार के पीछे, कांच के पीछे कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर आपकी इमेज, अगर आपका प्रतिबिंब जो है वो अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, तो इसका हम नाम क्या यूज करते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी।
अब आभासी का मतलब भी होता है जो रियल ना हो, जो वास्तविक ना हो। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो ऑब्जेक्ट आपने यहां खड़ा किया हुआ है तो ये वास्तविक जगह पे खड़ा है, ये वो जगह है जहां पर वास्तविक में खड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए इस साइड को क्या बोलते हैं, रियल साइड। इस राइट साइड को क्या बोलते हैं, रियल। रियल यानी कि वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक और हमारी काल्पनिक या आभासी जगहें समझ में आ गई। तो टर्म्स की जो मीनिंग है उसको समझना। वर्चुअल का मतलब क्या है, रियल का मतलब क्या है, इरेक्ट का मतलब क्या है, इन्वर्टेड का मतलब क्या है, हिंदी में बोले तो आभासी क्या होता है, वास्तविक क्या होता है ना, सीधा क्या होता है, उल्टा क्या होता है, तो ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इमेज जो बनती है समतल दर्पण में उसमें क्या हमें देखने को मिलता है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी कि अगर आपका समतल दर्पण है और अब कहीं पर भी अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखते हो, लेट से ये जो वस्तु है ये u दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, u दूरी पर है। u मतलब यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो कि ये u दूरी जो है वो मिरर से, दर्पण से दूरी पर है। अब लेट से इसकी जो छवि है, इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बना है और ये प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v है, कितनी है, v है, कितनी है, v है, ठीक है। उसके अलावा और क्या देखा हमने, लेट से इस वस्तु की, ऑब्जेक्ट की हाइट है ho, ho का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई है। लेट से इमेज की जो हाइट है इसको हम बोल देते हैं hi। hi यहाँ पर क्या है, इमेज ऑफ हाइट, यानी कि इमेज की ऊंचाई। तो ये सारी टर्म समझ में आ गई, h0, u, v और hi, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि जब हम प्लेन मिरर पढ़ते हैं, समतल दर्पण पढ़ते हैं, तो इनके बीच में क्या कोई संबंध है, बिल्कुल है। पहली चीज जितना दूर, मतलब जितना दूर दर्पण से ऑब्जेक्ट होगा, सुनना मेरा पॉइंट, जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर आपकी इमेज होगी। वापस सुनो, जितना दूर आपका दर्पण से ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगी, उतना ही दूर वस्तु, इमेज उसकी, प्रतिबिंब उसका दूर बनेगा दर्पण के पीछे, ये हमेशा पीछे ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं u किसके बराबर है, v के, यानी कि समतल दर्पण में हमेशा u और v कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरा चीज हम देखते हैं कि जितना मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जितने मेरे वस्तु की ऊंचाई है, जितना उसकी हाइट है, उतनी हाइट की मेरी इमेज बनती है। तो दूसरा क्या पॉइंट समझ में आया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम रहती है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई और इमेज की जो ऊंचाई है वो कैसी रहती है, समान रहती है, समान रहती है। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा u और v बराबर होते हैं और h0 और hi बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों रिलेशन को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। हाँ, अभी स्पीड के ऊपर आ रहा हूं पवन, आप थोड़ा सा संभलें अपने आप को। अभी मैं एक एक चीज सब बताऊंगा आपको, मैं एक चीज बताता हूं, आप आगे वाली चीज पे आ जाते हो, थोड़ा सा वेट करें। यहां तक सभी को समझ में आया, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। यहां तक सभी को समझ में आया, ओके। अब हमें यहां पर ना इस प्रतिबिंब को, यानी कि इस इमेज को थोड़ा सा डिफाइन करना है। हमें बताना है कि ये जो इमेज बनी है, ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है, सचिन ये सारे क्वेश्चन ही है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ही हैं। जो भी चीज मैं आपको बताता हूं उसको क्वेश्चन ही समझें। मैं आपको बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर बात यह है कि इमेज को हमें थोड़ा सा समझाना है। तो आपने देखा है, एक तो इमेज दर्पण के पीछे बनी है और कैसी बनी है, सीधी। जो देखो इनमें सिमिलैरिटी है, जो चीजें इनमें दोनों में समान है वो क्या क्या है। एक तो दोनों की हाइट समान है, पहली चीज। दूसरी, दोनों की दूरी दर्पण से सेम है, यानी कि समान है। तीसरी, दोनों की दोनों चीजें, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज, वस्तु और प्रतिबिंब, दोनों के दोनों सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, सीधे। आप देख सकते हो उसको उल्टा नहीं बनाया है। क्या करा है, उल्टा नहीं बनाया है। इंग्लिश में बोले तो ये कैसे हैं, दोनों के दोनों इरेक्ट। कैसे है, इरेक्ट। इंग्लिश में ये वर्ड याद रखना, इरेक्ट। तो हमने क्या समझ में आया कि जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, उससे बनने वाली इमेज एक तो हमेशा सेम दूरी पर बनती है, सेम हाइट की बनती है और हमेशा सीधी बनती है। अब मैं यहां पर आपको एक सिंपल सा नोट लिखवाने वाला हूं, ये अच्छे से याद रखना। ये जोड़ी है। जोड़ी कैसे है,
जो भी चीज वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी? वर्चुअल, यानी कि आभासी। आभासी जो भी बनेगी वो हमेशा सीधी होगी। क्या होगी? सीधी, यानी कि इरेक्ट। ये जोड़ी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज वर्चुअल है वो सीधी है, जो चीज वर्चुअल है वो इरेक्ट है, यानी कि जो चीज आभासी है वो हमारी सीधी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी चीज रियल है, जो भी चीज रियल है। अच्छा, मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ इमेज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब अगर हमारा आभासी है तो वो हमेशा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब अगर हमारा वास्तविक है, अगर हमारा वो, ठीक है, अगर वो हमारा वास्तविक है तो उस केस में वो हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड। तो ये जोड़ी याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ी का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि आप आभासी के साथ आप उल्टा जोड़ दो, नहीं, आप सीधे के साथ वास्तविक जोड़ दो, नहीं, ये जोड़ी है। यानी कि जब जब आपकी इमेज, जब जब आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो हमेशा सीधा बनेगा, और जब जब वो रियल बनेगा तो वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो ये 2 पॉइंट्स याद कर लेना। आगे जाके भी जब हम दर्पण में और भी चीजें पढ़ेंगे तो यही चीज हमारे काम आने वाली है। ठीक है, अब यहां पर बात समझने वाली है कि इसके अलावा तो सर ये तो सारी चीजें हमने सेम कर दी, समान कर दी, पर अंतर क्या है दोनों में? तो क्या दोनों में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है? बिल्कुल, इसमें एक अंतर है जिसपे हमें ध्यान थोड़ा सा देना है, और वो अंतर है हमारा पार्श्व उल्टा, यानी कि लेटरल इन्वर्जन। अब ये क्या वर्ड है सर? तो इसको समझते हैं। देखो, पार्श्व उल्टा यानी कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है। ठीक है, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है, और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। जो दाया है वो बाया बन जाता है, और जो बाया है वो दाया बन जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अब एरो में तो पता चलेगा नहीं, समझ लो ये मेरी इमेज है ना। आप खुद देखो, आप सामने खड़े हो कांच के और आपने अपना यहां से लेफ्ट हैंड उठाया। फॉर एग्जाम्पल आपने कौन सा हाथ उठाया? राइट हैंड। आपने राइट हैंड उठाया तो कांच में जो आपकी इमेज है वो राइट हैंड नहीं उठाएगी, वो क्या उठाएगी? लेफ्ट हैंड। तो होता क्या है, जब हम कांच में अपनी इमेज देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो वो हमारा प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, हमारी साइड फ्लिप हो जाती है। अभी यहां पर जो मैं राइट लेफ्ट हूं, वहां पर वो लेफ्ट राइट हो जाएगा, बस यही फर्क है। तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है। अगर आपको इस फर्क को देखना है, खुद से समझना है, तो बहुत सिंपल सी एक आपको चीज बताता हूं। आप एक पेपर लें, उस पेपर पे कुछ भी लिखे, लेट से मैंने लिखा A, B और C, इसको लिख के आप कांच में सामने रखें। आप देखो कांच में वो आपको ABC कैसा दिख रहा है। आपको यह पता चलेगा कि इनका आकार में कोई परिवर्तन नहीं आया। A का साइज, B का साइज, C का साइज सेम है, पर जो सबसे बड़ा अंतर आपको कांच में दिखेगा वो क्या दिखेगा कि आपको ये सारी चीजें उल्टी दिखेंगी। उल्टी का मतलब कैसा है? ऐसा उल्टा नहीं करना है, ऐसे नहीं कि दोनों को उल्टा कर दो, नहीं, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, सबका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें A को हम ऐसे बना देंगे, B को ऐसे बना देंगे, C नहीं। ध्यान रखना, जब उल्टे की बात करते हैं ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा उल्टा होगा, हर एक करेक्टर उल्टे होंगे। वापस समझो, ये पूरा का पूरा ABC उल्टा हो जाएगा, फिर इन सब का भी लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं कांच में जब देखूंगा तो कैसे दिखेगा? तो ये C पहले आएगा, ये ऐसा दिखेगा, B आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, और A आपको वैसा का वैसा दिखेगा। तो इस तरीके से आपको कांच में ये चीज देखने वाली है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई? हाँ, शर्ट की पॉकेट देख सकते हो, बिल्कुल सही। आप देख सकते हो कि आपकी शर्ट की पॉकेट जो है वो राइट से लेफ्ट में चली गई है। तो खुद की जब हम फोटो देखते हैं हमें इतना ध्यान नहीं पड़ता, बट जब हम एक पेपर पर कुछ लिखे और सामने रखेंगे कांच के, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अब आप बोलेंगे सर इससे कुछ फायदा भी होता है, ऐसा क्या है? तो इसका फायदा भी हमें देखने को मिलता है। कैसे? हमें पता है कि जब हम कांच, गाड़ी की बात करते हैं, तो गाड़ी में देखो आगे कांच लगा होता है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं तो सामने एक कांच है, उस कांच में मैं क्या करता हूं? कांच में मैं पीछे वाली चीजें देखता हूं। क्या करता हूं? पीछे वाली चीजें देखता हूं। चलिए मान लिया। अब होता क्या है कि जब भी हम कांच में कोई चीज देखते हैं तो उसका लेफ्ट राइट बदल जाता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब लेफ्ट राइट जब बदल गया है, इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल पीछे एम्बुलेंस आ रही है, क्या आ रही है? एम्बुलेंस। आपने कई बार देखा होगा एम्बुलेंस जो लिखा होता है गाड़ी के ऊपर वो हमेशा लेटरल इन्वर्टेड, पार्श्व उल्टा लिखा होता है। आप कभी भी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, वो हमेशा उल्टा लिखते हैं पार्श्व। उसका कारण क्या है?
उसका कारण ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे से अगर एम्बुलेंस आती है तो जब आप उसको कांच में देखोगे तो वो आपको उल्टे का फिर सीधा करके बता देगा। बात समझ में आ गई? कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस चीज को मिरर में देखोगे तो वो आपको सही बताएगा ना, तो आप उसको पढ़ पाओगे। तो इसीलिए यही चीज होती है। अगर उसको सही से वो एम्बुलेंस लिख देंगे, सही स्पेलिंग लिख देंगे, तो जब आप उसको कांच में देखोगे आपको पढ़ने में नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम एम्बुलेंस के ऊपर उसको पहले से ही उल्टी तरह से लिखते हैं। ठीक है, सर एक साथ दो आदमी मिरर में देखते हैं तो अपना इमेज सीधा दिखता है लेकिन दूसरे आदमी का इमेज उल्टा। ऐसा कौन सा मिरर है माही? आपके कांच के सामने अगर दो जने खड़े हैं तो क्या आपको वो दूसरा जना उल्टा दिखता है? ये कौन सा क्वेश्चन, समझ में नहीं आया मुझे। एक मिरर में 10 आदमी भी खड़े कर दो, सब आपको सीधे ही दिखेंगे, उल्टा तो कोई भी नहीं होता है। आप उल्टा कैसे कह रहे हो? पूरा उल्टा हो जाता है इमेज। क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे आपका माही। ठीक है, चलिए सभी को यहां तक समझ में आया तो एक बार मैं अंतिम एक बार फाइनल चीजें सारी बता देता हूं, क्या क्या याद रखनी है, और जो भी मैं चीजें बता रहा हूं इसको एज अ प्रश्न, एज अ क्वेश्चन ही लेना। ठीक है, हमारी चीज समझना, सबसे पहले अगर समतल दर्पण है, पहली चीज दोनों का जो साइज है वो सेम रहेगा। दूसरा, दोनों की दर्पण से दूरी, मिरर से दूरी सेम रहेगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, दोनों के दोनों सीधे होंगे, इरेक्ट होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एक हमारा वास्तविक है, एक हमारा आभासी है। इमेज हमेशा इसमें आभासी बनती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका राइट, इसका लेफ्ट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट राइट जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हमें प्लेन मिरर में याद रखनी है। ठीक है, सर साइड मिरर कॉन्वेक्स होता है, उसमें भी लेटरल? हाँ, लेटरल सब में होता है। अभी प्लेन मिरर हो या भली वो कोई भी मिरर हो, मिरर अगर आ गया, दर्पण अगर आ गया, भली वो प्लेन हो, भली वो गोलीय हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव कुछ भी हो, हमेशा लेटरल इन्वर्जन होता है। क्योंकि जो गाड़ी में मिरर लगा होता है आपको भी पता है कि वो कॉन्वेक्स होता है, वो उत्तल होता है, पर उसमें भी लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है। ठीक है, नहीं सर लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है सर। चलो एक बार क्लास के बाद मैं क्वेश्चन देखूंगा, फिर आपको मैं इसका जवाब दूंगा। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा देखने समझने में क्या है। ओके, सभी को समझ में आ गया? नहीं, क्वेश्चन उसका सही है, मैं एक बार इस पे चर्चा करूंगा, देखता हूं इसको मैं क्लास के बाद एक बार। ठीक है, तो अपना टाइम थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ठीक है माही, मैं इसको देखता हूं। ठीक है, आपका कहने का मतलब है अगर दो जने देख रहे हैं तो आपको उसका राइट लेफ्ट सही दिखता है, ऐसे ही कहना चाहते हैं आप? ठीक है, सर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं गुलाम हूं, आप मुझे इग्नोर। अच्छा, डिलीट कर दिया फटाफट। भाई कौन गुलाम है, क्या बातें लिख रहे हो? मेरा कोई गुलाम क्यों होगा भाई? डेनिम सोल्जर, देखो नाम अपने सही से लिख लोगे तो मैं पहचान लूंगा। अब ये गुलाम वाली चीजें मत लिखो। ठीक है, स्टूडेंट्स हो यार आप मेरे, गुलाम गुलाम कोई नहीं चीज होती। ठीक है, मजाक नहीं भाई, सर ने कहा कि मैं ऐसा कौन सा मिरर आ गया है जो 80 है। अच्छा हाँ, वो मजाक में थोड़ा, ऐसा कुछ मजाक किसी का नहीं उड़ाते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बातों में लग जाते हैं फिर अपन थोड़ा सा भटक जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो चलो बात हो गई कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, सीधा उल्टा का क्या सीन है। अच्छा लक्ष्य है क्या? ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर आ जाओ, यहां पर बात करने वाली है कि समतल दर्पण में एक सबसे बड़ा हमें कंफ्यूजन रहता है, वो रहता है चाल का। चाल वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर? कब चाल हमारी 2V होती है, डबल होती है, कब नहीं होती है, ये सारी चीजों का बात हमें करनी है। ठीक है, तो एक बार इस स्लाइड से पहले मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर इस स्लाइड पर मैं आता हूं। ठीक है, देखो पहले आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहले आप देखो ये क्या कहना चाहता है। समझो ये आपके पास एक दर्पण है। ठीक है, अब ये दर्पण है, यहां पर आपकी इमेज है और ये इसका प्रतिबिंब, यानी कि इसकी ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। ठीक है, अब देखो दो चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये है कि आप कहां से देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसके नजरिए से देख रहे हो तो आपको वेग समझ में आएगा। अब इसका मतलब क्या है समझना। उदाहरण के तौर पर अभी हम दर्पण पे खड़े हैं। कहां खड़े हैं? दर्पण पे। अब हम दर्पण के नजरिए से देखेंगे
किसके नजरिए से देखेंगे? दर्पण के। हमें यहाँ पर मिरर के नजरिए से देखना है, मिरर के संदर्भ से समझना है। हमें ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के संदर्भ से नहीं समझना है, हमें किसके संदर्भ से समझना है? इस दर्पण के संदर्भ से। अच्छा, जस्ट इमेजिन दर्पण आप हो, आप क्या हो? दर्पण हो। अब ये ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है v स्पीड से। कितनी स्पीड से आ रहा है? v स्पीड से। आप सोचो आप यहां खड़े हो, ये आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है v स्पीड से। तो आपको अगर मैं पूछूं, बताओ इमेज आपकी तरफ कितने से आ रही है? ये जो प्रतिबिंब है ये आपकी तरफ से कितने आ रहा है? तो भैया ये भी सेम आएगा ना। बात समझ में आई? तो इस केस में दोनों का वेग क्या है? सेम है, यानी कि दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। बट समझने वाली बात यहां पर यह है कि सेम हुई कैसे, क्योंकि आप देख कहां से रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर आप मिरर के संदर्भ से बात करते हैं, दर्पण के नजरिए से देखते हैं, तो दोनों की स्पीड सेम होती है, 2v नहीं होती है। अभी 2v वाला केस भी मैं बताऊंगा गोविंद, अभी डबल नहीं होता। क्वेश्चन को समझना, हम रटते हैं, हमें नहीं पता कौन सा आंसर सही है किसके लिए, बस हमें पता चल गया डबल होती है, बट यही नहीं पता डबल किसके संदर्भ से होती है। तो आप अच्छे से समझना, अभी हम बात कर रहे हैं दर्पण के संदर्भ से। हम किसके नजरिए से बात कर रहे हैं? दर्पण के संदर्भ से। जितने स्पीड से इमेज आएगी आपकी तरफ, उतनी स्पीड से आपका प्रतिबिंब यानी कि इमेज आएगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। और सही बात भी है, अगर आप मिरर की तरफ भागते हुए जाओगे 10 की स्पीड से, तो आप मिरर की तरफ 10 की स्पीड से जा रहे हो, तो वो भी मिरर की तरफ 10 की स्पीड से आएगा। तो ये पहला केस सभी को समझ में आ गया? एक बार यस लिख देना, ठीक है। तो दोनों की स्पीड सेम कब होती है? जब आप मिरर के, दर्पण के संदर्भ से समझते हो, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सर ये 2v कब होता है। अब 2v वाली बात समझते हैं। 2v वाली बात का क्या मतलब है कि समझ लो, अब आप दर्पण की तरफ v वेग से जा रहे हो। अब हुआ क्या, हमें अभी देखा था कि ये भी दर्पण की तरफ v वेग से ही आएगा, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछ लूं अब आपका नजरिया क्या है, तो अब आपका नजरिया ऑब्जेक्ट है, यानी कि अब आप ऑब्जेक्ट के नजरिए से देख रहे हो, आप वस्तु के संदर्भ से देख रहे हो। तो जब आप वस्तु के संदर्भ से देखोगे, यानी कि जब आप यहां से देखोगे, अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं तो एक ट्रेन आ रही होती है ऐसे, आपकी भी ट्रेन की स्पीड है, इसकी भी ट्रेन की स्पीड है, दोनों के सामने, ये दोनों को इसने एक दूसरे को कवर किया। तो जब ये ट्रेन एक दूसरे को कवर करती है, एक दूसरे के पास से निकलती है, तो आपने एक चीज गौर करी होगी कि भले इसकी स्पीड बहुत कम है, पर इसकी स्पीड बहुत तेज लगती है। जब ये ट्रेन निकलती है तो इसकी स्पीड बहुत तेज लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें आ रही हैं और दोनों चल रही हैं, तो दोनों की गति जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो आपको वो तेज लगती है ट्रेन, आपको लगता है यार बहुत तेज निकली ट्रेन, असल में वो तेज नहीं निकली, उसकी स्पीड तो आप जितनी थी, पर आपकी स्पीड और उसकी स्पीड जुड़ गई। क्या हो गई? जुड़ गई। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि जब आप ऑब्जेक्ट के संदर्भ से देखते हैं, तो आपको इमेज अपनी तरफ कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी? आपकी स्पीड की दुगनी स्पीड से। अब समझ में आया सभी को? अरे माही डोंट वरी, कोई बात नहीं है, ठीक है, चिल 100। हाँ फौजी बनोगे आप, बिल्कुल ठीक है। सभी को यहां तक बात समझ में आई? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखना। तो बात यहां पर यह है कि जब वस्तु के सापेक्ष देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से देखते हैं, तो हमें स्पीड डबल दिखती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। और जब हम मिरर के संदर्भ से, दर्पण के संदर्भ से देखते हैं, तो सेम होती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को समझने में कि कब 2v लेना है और कब v लेना है। तो आई होप अब किसी को डाउट नहीं होगी। ऑब्जेक्ट के नजरिए से 2v करना है, बिल्कुल। प्रकाश कोई बात नहीं, अच्छा चलिए, समझ में आ गया सभी को? डाउट क्लियर हो गई सभी की? चलिए अब देखो, जो यहां पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लोगे तो बात तो वही है। यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है, तो उससे यानी कि उस आदमी को अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। तो आप इस लाइन से समझ रहे हो क्या कि यहां पर उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब उसे दिखता है। तो यहां पर आपके वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, वस्तु की प्रतिबिंब की, इमेज की जो स्पीड है वो डबल दिखती है, जो उसकी स्पीड है उससे डबल दिखती है। तो आप देख सकते हो यहां पर ये लिखा हुआ है ना, उससे अपने दर्पण से, है ना, तो उससे यानी कि ऑब्जेक्ट के संदर्भ से हम ये बात यहां पर कर रहे हैं। सभी को समझ में आया?
क्लियर है सभी को? हाँ जरूर लक्ष्मण आना आप, पक्का। जिन जिनका सिलेक्शन होगा तो प्लीज जरूर आना, मिलने आना। अगर कहीं ना कहीं आपको शौर्य भारत के फैकल्टीज के द्वारा कुछ भी आपने सीखा है और वो आपकी मदद कर रहा है तो जरूर अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे जरूर शेयर करना, मिलने जरूर आना, ठीक है। हमें और अच्छा लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अगर सेलेक्ट होता है तो जरूर आप हमें आके मिलें, ठीक है। चलिए अब इसमें और क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बहुत बनता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दे कि अगर एक इंसान है वो 6 फीट का है, लेट्स से एक इंसान है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 फीट है। अब आपसे प्रश्न बनता है इसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब यानी कि इसको अपना पूरी इमेज अगर देखनी है तो कम से कम ये मिरर कितने हाइट का लेके आए। ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो आप अपने ही हाइट जितना लेके आओगे। अगर ऐसा हो गया तो भैया फिर घरों में तो हर हाइट के मिरर होंगे, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब यहां पर ये है, अच्छा कुंदन है तो नाम चेंज करते रहते हो कुंदन आप, ठीक है। देखो बाहर और भी क्लासेस होती है विष्णु, इसकी वजह से टाइम थोड़ा सा कम किया हुआ है, पर जरूरत पड़ेगी कभी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके तो पॉइंट यहां पर यह है कि जितने हाइट के आप हो उतने हाइट से आधा अगर आप दर्पण लेके आते हो, यानी कि अगर आपकी हाइट अगर 6 फीट है तो अगर आप सिर्फ 3 फीट का भी दर्पण यानी कि मिरर लेके आते हो तो आपको अपनी इमेज पूरी दिखाई देती है। यानी कि जितना आपको ऊंचाई है, जितनी आपकी हाइट है, उसकी आधी हाइट का दर्पण आपके लिए सही है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सर इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो भी दिख जाएगा, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये कम से कम है कि आपको 3 फीट लेके आना है, कम से कम 3 फीट का आपको दर्पण लगेगा। पर अगर आपको बोल दे कि सर वो 2 है, 2 फीट है, तो आपको नहीं दिखेगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहां पर यह है कि 3 फीट मतलब कम से कम है। 4 फीट हो जाए, 4.5 हो जाए, 5 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे ही दिखने वाला है। बट अगर 3 फीट से कम हो गया तो आपको अपनी पूरी ऊंचाई नहीं दिखेगी। सभी को यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है। एक और बिंदु इसमें देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट बनता है यहां से, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर लेना। क्वेश्चन क्या कहता है मैं एक बार समझा देता हूं, इसको अच्छे से समझना। समझो अभी मेरे पास एक दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण पे एक आपतन किरण आई और ये परावर्तित हो गई, बस सिंपल सा है, समझ में आ गया? ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि मैं फॉर एग्जाम्पल अब, अच्छा ये इसका अभिलंब है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये IR है, ये RR है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस दर्पण को थोड़ा सा मैंने ऊपर उठा दिया, यानी कि थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर उठा दिया, तो लेट्स से ये मेरा दर्पण थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया। तो लेट्स से ये कितना उठा, लेट्स से ये थीटा एंगल, यानी कि थीटा एंगल आपने इसको ऊपर उठाया, पर आपने आपतन किरण की जो दिशा है उसको समान रखा। देखो ये जो ये आ रही है इस पे ये तो सेम होगी, पर आपको पता है कि इसका जो अभिलंब है वो भी बदल जाएगा और ये आपका R भी बदल जाएगा। तो प्रश्न क्या आता है कि जो ये पहले R था, मैं ये बना देता हूं, डैश डैश का मतलब है जो पहले वाला RR है, और अब जो RR आएगा वो आपका ये होगा, RR चेंज हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि कितने एंगल से ये RR चेंज होगा, तो वो हो जाएगा 2 थीटा से। वापस समझना मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब ये है सर जी अगर दर्पण 6 फीट का हो और आदमी तो दिखेगा ना, दिखेगा उसको तो पूरा अपना। मैंने बोला कम से कम अपनी ऊंचाई का आधा होना चाहिए, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया कि अगर आपने किसी दर्पण को थीटा कोण पर उठाया और आपतन कोण को समान रखते हुए, आपतन किरण की दिशा समान रखते हुए अगर आपने दर्पण को ऊपर थीटा कोण पर उठाया तो उससे जाने वाली जो आपतन किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो कितना अपने पथ से विचलित हो जाएगी, 2 थीटा। ये डायरेक्ट फैक्ट आप याद कर सकते हैं जो डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। देखो पवन ये डेरिवेशन से करते हैं, हम पूरा गणित इसमें लगाते हैं, तो अभी अपन गणित में जाएंगे नहीं, इतना आपको आता नहीं है। बस सिंपल सा क्या है ध्यान में रखना है कि अगर हम एक दर्पण को थीटा कोण पर ऊपर उठाते हैं तो हमारा जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा तक घूम जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर ये कहता है कि दर्पण को हमने 30 डिग्री ऊपर उठाया तो आपकी आपतन किरण 60 डिग्री अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी, यानी कि पहले वाले के केस में वो 2 थीटा चेंज हो जाएगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना, ये एक अच्छा केस है।
अब यहां से जो एक और इंपॉर्टेंट केस बनता है जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें भी कई बच्चे जो हैं वो गलतियां करते हैं, इनको कंफ्यूजन रहता है। तो इस वाले पॉइंट को भी अच्छे से एक बार समझते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है कि समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में आपके पास समझ लो दो मिरर हैं, दो दर्पण है, दोनों को आपने ऐसे जोड़ा हुआ है। लेट्स से इन दोनों दर्पणों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। ठीक है, अब वो उदाहरण दे रहा है कि लेट्स से इनके बीच में यहां पर एक मैंने प्रतिबिंब एक वस्तु रख दी और यानी कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की इन दोनों दर्पणों की वजह से कितनी इमेज बनेगी? इसका मतलब यह है कि कितनी प्रतिबिंब आपके बनेंगे जब इस ऑब्जेक्ट को मैं दो दर्पणों के बीच में रखूंगा, जहां की वो दो दर्पण थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा आपको याद रखना है। कैसे? हमें बस क्या पता होगा? हमें यह पता होगा कि इन दोनों दर्पणों को कितने कोण पर रखा है। हमें क्या पता होगा कि इन दोनों दर्पणों को हमने कितने कोण पर रखा हुआ है, बस यही हमें पता है। लेट्स से इसके अंदर n इमेज बन रही है। कितनी इमेज बन रही है? n यानी कि कितने भी हो सकती है, 10, 15, 20। अभी उसके बारे में बात करते हैं। अब करना क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आपको 360 को थीटा से भाग देना है। क्या करना है? 360 को थीटा से डिवाइड करना है। अभी थीटा आपको दिया हुआ होगा प्रश्न में, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी है, आपको उसको 360 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास दो चीजें हो सकती हैं। या तो आपको संख्या जो है वो इवन मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, या आपको ऑड, विषम संख्या मिलेगी। इवन का मतलब 2, 4, 6, 8 है ना, और ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5 विषम संख्या। ठीक है, तो आपको इवन या ऑड नंबर मिलने की आशंका है। ठीक है, अब जब भी इवन आ जाए तो उसमें से एक को घटा दो, ऑड को वैसा का वैसे लिख दो, तो ये आपका n हो जाएगा और यहां पर घटाने के बाद जो आता है ये n हो जाएगा। तो एक चीज आपको क्या समझ में आई? एक चीज ये समझ में आई कि जो इमेज बनती है वो हमेशा ऑड होती है, विषम संख्या होती है हमेशा। अगर आपको ऑप्शन में बोल दिया कि यहां पर इमेज 6 बनेगी, 8 बनेगी, तो वो तो वैसे ही आंसर नहीं होगा, वो ऑप्शन तो आप पहले ही काट देना, क्योंकि इवन तो कभी बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इवन में से एक को घटाओगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है क्या, कि हमेशा ऑड ही बनती है, हमेशा विषम संख्या में ही इमेज बनेगी, छवि बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा ध्यान रखना ये पॉइंट। अगर आपका ये ऑलरेडी विषम संख्या आ रही है तो एक मत घटा देना, इसमें से एक नहीं घटाना है, फिर वो आपका उत्तर है। पर अगर आपका इवन संख्या आ रही है तो आपको एक घटा के उसको ऑड बनाना है। सभी को समझ में आ गया यहां तक? अगर दर्पण एक दूसरे के समांतर हो गुरुजी तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे, अनंत। आप खुद देखो ना, अगर थीटा का मान या 0 डिग्री रख दूं तो 1/0 क्या होता है? अनंत। अनंत बनेंगी, बनती जाएंगी, आप गिन ही नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं यहां से। बस थीटा का ध्यान रखें, अगर दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है तो समांतर है, और अगर समांतर है तो अनंत होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को भी यहां पर एंड करेंगे और मिलते हैं वापस सोमवार को। और आपको पता है संडे है, तो संडे का जरूर भरपूर फायदा उठाएं, अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम लें, थोड़ा सा घूमें फिरें, थोड़ा एंजॉय करें, और कुछ समय मिले तो पढ़े भी। जो भी आपके काम है पहले वो करें, पढ़ाई करें, और जो टाइम बचता है तो जब क्लासेस नहीं है तो थोड़ा सा अपना टाइम भी अपने लिए निकालें। ठीक है, ताकि अपना भी मूड आपका अच्छा रहे और पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीजें करनी है, अच्छे लोगों से मिलना है। और सोमवार को हम वापस मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, और फिर हमारा जो पूरा सप्ताह है उसी आधार पर हम चलाएंगे। ठीक है, तो सभी अपना ध्यान रखना। सभी को मेरी तरफ से शौर्य भारत